रेवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट का, उसी से पैसा आता है। ऐसा नहीं कि मतलब जो पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पैसा देगा उसी से फिर हम लोग बजट बनाएंगे, ऐसा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के भी स्टेट के पास क्या रहता है, पैसा रहता है। लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पे क्या होता है कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि अगर आप देखोगे तो सारे, इसीलिए सारे स्टेट इक्वली नहीं है। देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड सोर्स, जितना भी पैसे के हिसाब से। जैसे अमीर स्टेट में कौन कौन से आते हैं आपका, महाराष्ट्र, गुजरात। वहीं पे गरीब में कौन कौन से आते हैं, उड़ीसा आ गया, झारखंड हो गया। क्यों, ऐसा क्यों है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट सबका एक है, भारत सरकार सबका एक है, तो सबके अलग अलग वो क्यों है? डिपेंड करता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्शलिटी होती है। वो दिखता नहीं है, मतलब ऑन पेपर नहीं दिखता, बट वो दिख जाता है कि अगर आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट सब गुजरात में शिफ्ट कर देंगे या बड़े से बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शिफ्ट कर देंगे तो बाकी स्टेट्स का क्या? इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, जब ब्लू कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर कौन सा? आपका ईस्टर्न साइड में जितने स्टेट है आपके, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो के, जितने भी नक्सलाइट अफेक्टेड है, तेलंगाना तक के। अब ब्लू कॉरिडोर कौन से स्टेट? वो स्टेट जो इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। तो वो डिफरेंस दिखता है। इसीलिए तो बहुत पहले, कुछ साल पहले, साउथ के स्टेट थे, उन्होंने डिमांड स्टार्ट कर दिया था कि हमको एक अलग देश चाहिए, द्रविड़ लैंड ऐसे बोल के कुछ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो कलेक्ट करके देते हैं वो सारे, कितने जो कोस्टल स्टेट है वो देते हैं। अगर आप देखोगे सारे कोस्टल स्टेट है वो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं कंपेयर टू जो लैंड लॉक है। लेकिन गवर्नमेंट उन लैंड लॉक स्टेट्स को ज़्यादा फेवर करता है, उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए भी बोलते हैं ना कि अगर, इसीलिए पॉलिटिकल मुद्दे में भी यही बोलते हैं कि अगर आपको जो सेंट्रल में गवर्नमेंट तो स्टेट में भी गवर्नमेंट आओ तो आपके डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। समझ में आ रहा है? वरना बोलोगे कि यहाँ स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है, तो फिर वही फंड आने में फिर प्रॉब्लम जाता है। सो दैट्स व्हाई दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। कल का कोई डाउट? हाँ। नहीं, आज डिस्कस करेंगे ना उसका अच्छे से। आज फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, वो सब पढ़ेंगे आज। आज मतलब बेसिकली मैं ये देख रहा था चैप्टर में कि चैप्टर में स्टार्टिंग में तो डेटा दे दिया है, लेकिन सेकंड में जब और आगे फर्दर को डिस्कस करते गए ना, तो इकोनॉमी सर्वे सजेस्ट करना चालू कर देगी क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इंडियन इकोनॉमी ने पास्ट ईयर, और उसने सजेशन दिए हैं। तो वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे क्योंकि वो हमारे आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। और मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आज कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे कल हम लोग ने क्या पढ़ा, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा हमने? पहला तो आपका, हाँ, पहला तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी देख लिया, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। उसके बाद मॉनेटरी फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र का विकास देख लिया। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका बाह्य क्षेत्र, यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर कि एक्सटर्नल सेक्टर में ऐसा क्या हुआ जिससे हमारी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई, अब थोड़ा अच्छे से समझेंगे। बाकी मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बता दिया कि ट्रेड डेफिसिट कितना है, ठीक है, वित्तीय घाटा भी हमारा कितना चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, वो सब मैंने नोट करा दिया। आज थोड़ा सा उसी पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमी सर्वे ने क्या सजेशन दिया है। आज लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी सर्वे ने क्या सजेशन दिया है और क्या चीज़ें बताए हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें अफेक्टेड हुई है। चैप्टर 3, एक्सटर्नल सेक्टर। यानी कि
बाह्य क्षेत्र। चलिए लेक्चर का स्टार्ट आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इमेजिन करिए कि एक मार्केट प्लेस है ग्लोबली, जो वर्ल्ड है एक मार्केट प्लेस है जहां पर सारे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आयात निर्यात सब कर रहे हैं। ये जो आयात और निर्यात है ये किन किन कारणों से अफेक्ट होता है, क्या क्या चीजें होती है, कल हमने डिस्कस किया, कुछ कुछ पॉइंट मैंने लिखाए थे। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड यानी कि जिसको हम वैश्विक व्यापार बोलेंगे, किन किन कारणों से अफेक्ट होता है। ठीक है, पहला जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिसीज, पॉलिसी उनकी कैसे है, उनके नियम कैसे हैं, नीतियां कैसे हैं। तो पॉलिसी मेजर्स और क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, वो पॉलिसी मेजर्स में समझ जाएंगे, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम कंसीडर करते, चलिए ठीक है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ जाएगा। अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, उसी में आ जाएगा। और ग्लोबल इवेंट, अगर कुछ ग्लोबली कुछ ऐसा कुछ होता है जिससे ग्लोबल ट्रेड भी अफेक्ट होता है। ग्लोबल इवेंट मान के चलिए कहीं पे नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो कोई सा भी ग्लोबल इवेंट यानी कि वैश्विक कोई सी भी घटना होती है तो वो भी कारण बनती है। तो इस चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे ने यह समझाने की कोशिश किया है कि इन इन कारणों से ये ग्लोबल ट्रेड क्या है, अफेक्टेड होता है। और अगर भारत को यानी कि इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में आगे रहना है तो उसको कौन कौन सी नीतियां अपनानी पड़ेगी, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी नीतियां अपनानी पड़ेगी। और इसमें इंडिया इस ग्लोबल ट्रेड में एक तो मेजर प्ले है, एक मेजर प्लेयर है। हमने कल देखा कि इसका क्या है, ग्लोबल ट्रेड में इसका परसेंटेज बढ़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आपका बढ़ा है। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि जो ये ग्लोबल ट्रेड है बहुत सारे कारणों से क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया। जो वैश्विक व्यापार है वो धीमा पड़ गया। जैसे कि यही जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने कल डिस्कस किया था, कौन कौन से, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, साउथ चाइना सी में टेंशन है। फिर इंसिडेंट देखिए जैसे सुएज कनाल में या फिर पनामा कनाल में जो इंसिडेंट चला, वो पॉलिसी मेजर्स में हमने देखे कि कुछ कंट्रीज में क्या होने लगे कि टैरिफ अचानक से उन्होंने बढ़ाना चालू कर दिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफेक्टेड रहा ग्लोबल इवेंट्स के कारण, क्योंकि 2024 में यह भी देखा गया कि बहुत सारे देशों में क्या होता है, क्या होना चालू हो गया 2024 में, इलेक्शन होने लगे। इवन इंडिया में भी इलेक्शन थे। तो ये इलेक्शन वाली चीज ना ज्यादा इफेक्ट करती है किसको, ग्लोबल ट्रेड को। अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, टैरिफ लगा दिया 100%, अफेक्टेड हुआ। तो इसीलिए जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे जैसे किन्स और टॉन्स, वो ये बोलते थे कि अगर ग्लोबल मार्केट यानी कि वैश्विक बाजार में अनियमितता है तो जो इन्वेस्टर है वो डरेगा, वो इन्वेस्ट करने से डरेगा। भाई जब बाजार में अस्थिरता है तो वो क्यों पैसा लगाएगा अपना, तो जब पैसा लगाएगा ही नहीं तो इकोनॉमी वैसे भी उसको पैसा नहीं मिलेगी, वो वैसे भी स्लो डाउन हो जाएगा।
जैसे अगर मैं बोलूँ, दो दो चीजें हो सकती है इसमें, दो कारण हो सकते हैं। या तो पैसा लगाए, या तो पैसा नहीं लगाएगा, बोलेगा या तो मेरे को पैसा लगाना ही बहुत रिस्की है, मेरे को लगाना ही नहीं है। या दूसरा क्या करेगा, रिस्क देख के हाँ मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रिस्क को मद्देनजर रखते हुए मैं ज्यादा प्रॉफिट चार्ज भी करूंगा। तो इससे ये होगा कि अगर मैं तुमको बोरोइंग दे भी रहा हूँ, पैसा दे भी रहा हूँ, तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तुमको तो महंगा पड़ेगा ना। तो वैश्विक स्तर पर क्या होने लगा, यही ये ग्लोबल ट्रेड जो वैश्विक व्यापार था उसमें अनियमितताओं के कारण क्या होने लगा, इन्वेस्टमेंट भी स्लो डाउन हुआ। इसीलिए रिसेंटली न्यूज आया था कि बहुत सारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वहां से पैसा निकाल रहे, भारत से निकाल रहे। यही है। हालांकि एफडीआई हमारा स्टेबल था, अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन एफपीआई और एफडीआई में क्या हुआ, बहुत ज्यादा गिरावट भी आया जो दिखता नहीं। लेकिन इन सभी अनियमितताओं के कारण भारत, ऐसा नहीं हुआ कि वो अफेक्टेड हुआ, वो फिर भी टिका रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, पन्ने पलट के देखोगे तो एक्सपोर्ट कितना था हमारा, कितना परसेंट था, और इंपोर्ट 5.2%। दो कारणों से भारत की अर्थव्यवस्था बाहरी वैश्विक व्यापार से बची रही। एक तो पहला क्या, उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सिनेरियो था वो स्टेबलाइज था, और दूसरा हमारा क्या, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भंडार, उसने हमको संभाल कर रखा। और हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर हम नंबर्स में देखें तो एक्सपोर्ट हमारा टोटल कितना गया इस साल, $602.2 बिलियन, और इंपोर्ट कितना गया हमारा इस साल, मतलब इंपोर्ट कितना किया हमने, 682.2 बिलियन डॉलर। फिर भी $80 बिलियन का डिफरेंस था, लेकिन मैंने बताया था कि फिर भी स्टेबल हमने कर लिया उसको, डेफिसिट में रहे। क्लियर? ये क्या दर्शाता है, पहली बात कि ये आंकड़े बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा है। पहली बात, जो एक्सपोर्ट हमने करना चालू किया, एक्सपोर्ट में एक चीज हमने ये देखी कि जो 10% तक का जो इसमें हिस्सेदारी था वो नॉन पेट्रोलियम और नॉन ज्वेलरी गुड्स, मतलब जो आभूषण से रिलेटेड, जो हम कर, सोना ज्यादा हम करते हैं एक्सपोर्ट, हीरे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, उनको इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम क्रूड ऑयल के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे और जो नॉन ज्वेलरी प्रोडक्ट थे उनके परसेंटेज 10% से ज्यादा बढ़ी है उनकी। तो मतलब क्या हो गया कि इस ग्लोबल ट्रेंड ने हमको यह समझा दिया कि हमको एक्सपोर्ट में कुछ लिमिटेड चीजों में ही नहीं टिके रहना है, हमारे एक्सपोर्ट के मार्केट को हमको डाइवर्सिफाई करना, विस्तारित करना है, अन्य क्षेत्रों में भी हमको क्या करना है, निर्यात करना है। केवल प्रोडक्ट में ही हमको क्या फोकस नहीं करना है, हमको सेवाओं का भी निर्यात करना पड़ेगा। इसीलिए भारत की सेवा निर्यात भी इस साल बढ़ी, कल लिखाया था ना, जिसे कह रहा हूं 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बने, नहीं एक्सपोर्टर बने आईटी और बिजनेस सर्विसेज के लिए। आईटी और बिजनेस सर्विस हमने क्या 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम। और दूसरा, इंडिया की जो फाइनेंस थी वो भी स्ट्रांग थी, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अराउंड कितना रहा इस साल, 641.3 बिलियन डॉलर।
ये कितना था हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, कितना रहा? और हमारा एक्सटर्नल डेप्ट कितना था? 711.8 बिलियन। ये हमारा एक्सटर्नल डेप्ट है और ये हमारा फॉरेन रिजर्व है। ये हमारा बाहर का क्या है? हमारे ऋण है और ये हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। अगर आप देखोगे तो तकरीबन 90% जो फॉरेन रिजर्व है वो हमारा एक्सटर्नल डेप्ट को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। तो इससे क्या साबित हुआ कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो बाकी देशों के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर वैश्विक स्तर पे कोई भी दुर्घटना हुई या वैश्विक स्तर में कोई भी गिरावट आएगी, भारत उसको आसानी से क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है। लेकिन इसमें एक मेजर चीज सामने आई कि टैरिफ जिसको हम प्रशुल्क भी बोलते हैं, उसका रोल बहुत ज्यादा निकला। क्योंकि कुछ देश ऐसे थे जो अपने टैरिफ बढ़ाना चालू कर दिया, कुछ देश अपना टैरिफ कम करना चालू कर दिया। अब ये टैरिफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? तो यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स जो है वो चेंज होने लगे टैरिफ के चलते। चलिए, एक क्वेश्चन है जो इकोनॉमी सर्वे में पूछा उसने कि कुछ देश अचानक से अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या कारण है कि कुछ देश अचानक से अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या कारण हो सकता है? हाँ, वॉर का बेनिफिट लिए होंगे, किसी की लड़ाई का फायदा उठा रहे हो। ठीक है, ठीक। और लिबरल पॉलिसीज, टैरिफ कम करेंगे तो पैसा तो मिलेगा नहीं। सही बोल रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कोई देश अपने वस्तु और सेवाओं कैसे आयात निर्यात कर रहा है। उनकी खरीदी बिक्री पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वो देश अमीर बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसमें कुछ डेटा लिख लेंगे कि इस बार ट्रेड जो है वो बढ़ा है। ग्लोबल ट्रेड की बात करेंगे, वैश्विक व्यापार के बारे में बात करेंगे। जो वैश्विक निर्यात है वो 3.5% से बढ़ा है, 3.5% से क्या हुआ है? इंक्रीज किया है। और जो ग्लोबल इंपोर्ट यानी कि वैश्विक आयात है वो 3% से बढ़ा है। वहीं पे हम सेवाओं के व्यापार की बात करें तो 7.9% से उनका निर्यात बढ़ा है। एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 7.9% एंड इंपोर्ट वाज आल्सो इंक्रीज विद 6.7%। आयात 6.7% से भी बढ़ा है। हाँ हाँ, और यह अनुमान लगाया गया है, एस्टिमेट लगाया गया है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो 33 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। 6.7% बढ़ा, 7.9। जब ये ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा था तो स्टार्टिंग में देखा कि इसका फायदा किनको हुआ? जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे भारत, जो जितने भी विकासशील देश है उनको हुआ। लेकिन जो थर्ड क्वार्टर में अचानक से क्या हुआ कि जो डेवलप्ड नेशन थे उनको वापस से फायदा होना चालू हो गया। तो इसमें टैरिफ और एग्रीमेंट का कितना रोल है? अगर किसी के बीच में संधि है और आपका जो प्रशुल्क है उसमें कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है? यहाँ पे उन्होंने एक हिस्टोरिकल डेटा दिया, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे टैरिफ एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, मतलब रोल प्ले करता है।
1900 के दशक में उन्होंने बताया, इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया कि जो यूरोपियन यूनियन और आपके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन्होंने हम अपने टैरिफ को 45% तक के बढ़ा के रखा। 45% तक बढ़ा के रखा। तो सर तो फिर तो कोई जाएगा ही नहीं, कोई बेच ही नहीं पाएगा। मगर मतलब इनका कहना यह है कि कोई भी अगर निर्यात कर रहा है हमारे यहाँ, या मतलब जो भी अगर सामान बेचने आएगा तो उस पर 45% हम क्या लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। सीधी सी बात है। और उन्होंने ये टैक्स लगा के उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या फोकस किया, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर, जो आंतरिक संरचना थी, उसको सुधारने की पहले कोशिश की। क्योंकि 1900 में क्या हुआ, इस मतलब 20वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, 2 वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जितने भी विकसित देश है सब तो ध्वस्त हो चुके थे। इन्होंने अपने आंतरिक संरचना को सुधारने की कोशिश की। सबसे पहले अपने एजुकेशन में फोकस किया, शिक्षा के क्षेत्र में। फिर उन्होंने क्या किया, अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो उनका घरेलू बाजार है, उसको मजबूत किया। घरेलू बाजार को इन्होंने मजबूत किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की। और अपना बैंकिंग सिस्टम भी सुधारा। ये केस किसका दिया, यूरोपियन यूनियन का, यूएसए का। उन्होंने क्या किया, अपने टैरिफ बढ़ा के क्या किया, इन क्षेत्रों पर काम किया। वहीं पर उन्होंने दूसरा केस दिया है इकोनॉमिक सर्वे में, साउथ कोरिया का एग्जांपल लिया। साउथ कोरिया ने क्या किया कि उनके जो डोमेस्टिक कंपनीज थी, यानी कि जो घरेलू जो कंपनीज थी, उनको क्या करना चालू किया, उनको सहायता प्रदान करना चालू किया। जैसे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर देना। जैसे अगर आप निर्यात, या कोई कंपनी अगर अपने सामान को दूसरे का बेचता है तो उसको यहाँ पे अपने देश पे भी निर्यात शुल्क देना पड़ता है। अगर मान के चलो होंडा बाइक, अगर वो अपने बाइक को कहाँ अफ्रीका में बेच रहा है, तो पहले यहाँ से क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी टैक्स पटाना पड़ेगा कि हम वहाँ जाके बेच रहे हैं। तो साउथ कोरिया ने क्या किया कि अपनी घरेलू कंपनी, अपनी निजी घरेलू कंपनी को क्या किया कि उनको सहायता प्रदान की कि ठीक है चलो हम आपके टैक्स ज़्यादा नहीं लगाएंगे, अब जाके बेचो, हम आपको थोड़ा सा और ईजी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं ना, थोड़ा और ईज कर देते हैं, आपको और पैसा छूट देते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो आपसे जितनी सुविधाएं हम आपने दी हैं वो आपसे ले ली जाएगी। तो ये उनके ऊपर क्या इंपोज कर रहे थे कि आपको मार्केट में बना रहना पड़ेगा, आपको मार्केट बना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको सहायता दे रहे हैं, आप जाके बेचो बाइक, आप जाके बेचो सामान, लेकिन वो सामान आपका चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल के आपके सामान का मांग कम हो जाए। तो अगर उनको अपने सामान या अपने वस्तुओं को बाजार में बना के रखना पड़ेगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों में नवाचार लाना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा। तो उन्होंने फोकस किया किस पे, इनोवेशन पे, नवाचार पे। और दूसरा कि आपकी कंपनी फेल नहीं होनी चाहिए, अगर फेल हो गया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपकी कंपनी को बंद करा दिया जाएगा। तो दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, अकाउंटेबल, जवाबदेह बना दिया। जवाबदेही भी आपकी रहेगी। हालांकि पिछले साल हमने देखा कि जो एग्रीमेंट है, रीजनल एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा चर्चे में रहे। रीजनल एग्रीमेंट क्यों हुआ, टैरिफ कम करने के लिए, टैरिफ कम करने के लिए। जैसे इस वैश्विक बाजार में मैंने क्या किया, हमने संधि कर ली कि ठीक है भाई, तुम्हारे यहाँ का जो सामान आएगा उसमें मैं टैरिफ ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, मेरे यहाँ का सामान जाएगा उसमें टैरिफ मत लगाना। इसीलिए सन 1900 में, मतलब 1990 में जहां 22 एग्रीमेंट थे, अभी 2024 में 359
एग्रीमेंट बन चुके, रीजनल एग्रीमेंट, क्षेत्रीय संधि। तो मतलब कारण समझ सकते हैं, जो ये रीजनल कॉर्पोरेशन चल रहा है, ये जितने भी वैश्विक बैठकें बैठे जा रहे हैं, ब्रिक्स का हो, बिम्स्टेक का हो, ओपेक का हो, ये क्यों कर रहे हैं? अपने रीजनल एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि हमको आपस में भाई मिलजुल के रहना है, ज्यादा पैसा चार्ज मत करो। अफेक्ट कौन होता है? हमारा मार्केट होता है। और ग्लोबली भी ये देखा गया कि जो टैरिफ है उसके परसेंटेज को भी कम किया। इंडिया ने तो बहुत ज्यादा कम किया। जहां 2000 में भारत का टैरिफ कितना था, 48.9% था, 2024 में घटकर कितना हो गया, 17.3। 2024 में कितना था, 48.9% टैरिफ लगाते थे, अब कितना हो गया, 17.3। लेकिन कंपैरेटिवली चाइना जो 16.4% टैरिफ लगाता था, वो 8.3% टैरिफ पे आ गया। तो और कम करेगा तो हम और कम करेंगे। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टैरिफ है, टैरिफ दो प्रकार से काम करता है। पहला, एक तो आपका आय बढ़ाएगा। दूसरा, हम टैरिफ क्यों लगाते हैं, कोई देश टैरिफ क्यों लगाता है, ताकि आपके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्ट होकर रहे। हाँ कि ना? हमने हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जो जनता दल की जो पार्टी थी उसने क्या किया था, 100% टैरिफ लगा दिया था, बोला था कि तुम वापस जाओ। कोका कोला सब, मैकडोनल्ड सब भाग गए थे, इंडिया में कोई था नहीं। तो इससे घाटा क्या होता है कि आप बाहर के बाजार से आप कहने रहते कनेक्टेड नहीं रहते। भाई मैकडोनल्ड यहां पर अगर अपना ब्रांच खोलेगा तो क्या इन्वेस्टमेंट यहां आएगा कि नहीं आएगा? तो वो पैसे वहां से यहां भेजेगा तो रुपए में थोड़ी भेजेगा, डॉलर में भेजेगा ना। हाँ कि ना? आपके बाहर के बाजारों से आपको कोई नियंत्रण है ही नहीं, कोई संबंध है ही नहीं। तो वैश्विक स्तर पे तो आपके अर्थव्यवस्था का तो कोई मोल ही नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया, गवर्नमेंट जो बोल रहा है वो कर रहे हैं, ना किसी का ले रहे हैं ना किसी को दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं धमकी दे रहे हैं, लेकिन सामान नहीं दे रहे, ना कोई जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। बस देते हैं तो किम जोंग उन का फोटो। ठीक। लेकिन यहां पर पूछ समझना पड़ेगा कि टैरिफ और एग्रीमेंट जो है, इंडिया को इन्होंने ये सजेस्ट किया, ये दोनों चीज बता कि गवर्नमेंट का बस यही काम ना हो कि वो टैरिफ ही में से बढ़ाए घटाए बढ़ाए घटाए बढ़ाए घटाए बढ़ाए घटाए, नहीं, आपको इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये चीजें आप सजेशन में लिख सकते हो। कल को अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये चीजें आप सजेशन में लिख देते हो। इंडिया में एजुकेशन का स्टेटस हम अच्छे से जानते हैं। डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, वो भी हम जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कल बन गया रोड कल बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हाल हम जानते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई इकोनॉमिकल ऑफेंडर निकल रहा है, बैंक से घपला करके पैसा निकल के भाग जा रहा है। और वहीं पे आपको इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो नॉट ओनली रिड्यूसिंग टैरिफ इज अ सॉल्यूशन फॉर इंप्रूविंग योर इंडस्ट्री, बट दिस ऑल्सो। हमने क्या देखा था कि अगर सेक्टोरल वॉइस परफॉर्मेंस हमने क्या देखा था, सेक्टर वॉइस परफॉर्मेंस हमने क्या देखा था कि एग्रीकल्चर भी अच्छा कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर तो वैसे भी अच्छा ही मजबूत है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर अफेक्टेड हुआ है, उसमें स्लो डाउन हुआ है। तो आपको हेल्प मिल जाएगा। क्वेश्चन लिख लेंगे। पहले इंग्लिश में लिखेंगे। इफ ट्रेड मेक्स अ कंट्री, if trade makes a country rich, why don't
ऑल कंट्रीज ट्रेड फ्रीली? वाई डोंट ऑल कंट्रीज ट्रेड फ्रीली? हिंदी में लिखेंगे, यदि व्यापार किसी देश को समृद्ध बनाता है, यदि व्यापार किसी देश को समृद्ध बनाता है, तो देश स्वतंत्र रूप से व्यापार क्यों नहीं करते? स्वतंत्र रूप से व्यापार क्यों नहीं करते? सही बोल रहा है, क्वेश्चन भी सही पूछ रहा है कि भाई अगर फ्री ट्रेड अगर हम कर देंगे तो व्यापार अच्छे से होगा, बेचेंगे खरीदेंगे सब अच्छे से होगा, तो हम फ्री क्यों नहीं कर देते उन चीजों को? सोचिए क्या होगा कारण भाई, एक एक करके पहले आप बताइए। हम्म, सही बोल रहे हैं एकदम, बजाय घरेलू वस्तु के। और तो कंपटीशन का मौका भी तो मिलेगा। तो इसीलिए यूएसए और ईयू ने क्या किया था, अपने इन चीज़ों पे फोकस किया था, डोमेस्टिक मार्केट को इंक्रीज करने की कोशिश की, ताकि वो उस लेवल पे compete कर सके। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री में ही पढ़े होंगे, पहले क्या आया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस? नॉन कॉपरेशन पहले था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या बोला था कि जो विदेश से आने वाले सामान है उनका बॉयकॉट करना, वो एक टाइम पे क्यों मतलब अपना वो इम्पोर्टेंस खो बैठे, स्वदेशी वस्तु क्यों नहीं खरीदते थे लोग? धोती वोती नहीं, खादी, खादी खादी, ठीक है। यहाँ से आप रॉ मटेरियल लेके आते थे, वो वहां से कपड़े बना के भेजते थे, वो कंपेरेटिवली क्या पड़ता था, सस्ता पड़ता था। और खादी क्या पड़ता था, महंगा पड़ता था। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था कि विदेशी गुड्स को बॉयकॉट करो और अपना खादी पहनो, लेकिन हर किसी के बस का था नहीं कि वो उसको परचेज कर सके। तो वैसा ही होगा, अगर हम फ्री कर देंगे सारी चीजें तो हो सकता है कि चीपर चीजें आ जाए। अब हम में से कोई रेयरली यहाँ इस रूम में होगा जो मेड इन इंडिया फोन रखा होगा, मेड इन चाइना ही फोन ही रखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे हम जो है मेड इन इंडिया है, बाकी कमरे में बहुत सारी चीजें मेड इन चाइना मिल जाएंगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आखिरी में इंडिया के ग्लोबल ट्रेड में उन्होंने चैलेंजेस भी बताए और स्ट्रेटेजीज भी बताए कि वो क्या फॉलो कर सकता है, और ये पॉइंट्स हमारे आंसर राइटिंग में हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चैलेंजेस पहले लिख लेंगे, पहले इंग्लिश में लिख लेंगे, एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। ट्रेड बैरियर्स, पहला चैलेंज तो ट्रेड बैरियर्स। Some countries impose tariff which make India's goods expensive. Some countries impose tariff which make India's goods expensive. क्योंकि अगर टैरिफ भी लगेगा तो वो वहां के बाजार में तो ज्यादा ही महंगा बेचेंगे, सस्ता तो बेचेंगे नहीं। हिंदी में लिखेंगे व्यापार बाधा, ट्रेड बैरियर, व्यापार बाधा। कुछ देश आयात शुल्क बढ़ा देते हैं जिससे भारत की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं।
सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश में, राइजिंग कॉस्ट। राइजिंग कॉस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज, ये भी एक चुनौती है। बढ़ता मूल्य, क्यों? ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन में लगने वाला लागत जब बढ़, प्रोडक्शन, उत्पादन में लागत की बढ़ोतरी के कारण मूल्य बढ़ जाता है। दूसरा चैलेंज लिखेंगे, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी, मतलब वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता। एंड ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में इन्होंने एक चीज बताया है कि जो इंडिया का टेक्सटाइल है, लिख लेंगे, इंडिया का टेक्सटाइल जो है, वो इंडिया का टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, सेक्टर जो है, हम विश्व के 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 6वें सबसे बड़े क्या है, निर्यात करते हैं। लेकिन हमसे सस्ता जो टेक्सटाइल है वो कौन प्रोवाइड करता है? बांग्लादेश, वियतनाम। तो उन जैसे कंट्री से भी हमारा क्या है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। तो ये चीजें भी क्या हमारी चुनौतियां हैं। और यहाँ पे कुछ उपाय, स्ट्रेटेजी दिए हैं ताकि इंडिया ग्लोबली अपने आप को एक स्ट्रांग इकोनॉमी बना के रख सके। स्ट्रेटेजीज लिख लेंगे। पहला लिखेंगे, रिड्यूस ट्रेड कॉस्ट एंड ईज एक्सपोर्ट प्रोसीजर। व्यापार शुल्क में कमी व निर्यात की प्रक्रिया में सरलता, ये भारत को करना चाहिए। दूसरा है डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट टू न्यू मार्केट, नए बाजार में निर्यात का विस्तारीकरण। जो कि लास्ट ईयर इंडिया ने किया भी है कि अपने जो मैं बोला नॉन पेट्रोलियम, इसमें क्या कौन कौन से प्रोडक्ट उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑफिस इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपोर्ट मतलब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तीसरा लिख लेंगे, तीसरा उन्होंने सजेशन दिया है स्ट्रेंथनिंग डिजिटल एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। स्ट्रेंथनिंग डिजिटल एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, डिजिटल और ई कॉमर्स जैसी सेवाओं के निर्यात को मजबूत करना। Why we need to strengthen our economy, this digital and e-commerce export? Because everything is transferred to the digital market. आज के डेट में सब कुछ क्या हो रहा है, डिजिटली ट्रांसफर हो रहा है, हाँ कि ना? तो उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। फोर्थ इन्होंने दिया है enhancing the policy measure to attract more investment. Enhancing policy measures to attract more investment. निवेश को आकर्षित करने हेतु नीतिगत उपायों को बढ़ाना। हाँ? निवेश को आकर्षित करने हेतु नीतिगत उपायों को बढ़ाना। क्वेश्चन एक लिख लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, इंग्लिश में लिखेंगे, व्हाट डू यू थिंक is India's biggest strength in global trade?
what do you think is India's biggest strength in the global trade? हिंदी में लिखेंगे आपके अनुसार वैश्विक व्यापार में भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपके अनुसार वैश्विक व्यापार में भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अब बहुत सारी चीज ऐड कर सकते हो, चलिए आप ही बताइए, चलो डिस्कस करते हैं क्या 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 हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो हमारा मार्केट साइज, हमारा मार्केट साइज बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेमोग्राफिकली हम देखेंगे तो हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और ठीक है, और हाँ चीप लेबर वाला सही है, चीप लेबर है इसीलिए गल्फ खाड़ी में जाके बहुत सारे लोग हमारे काम करते हैं। और ठीक है, ठीक है, हाँ स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, यही मैं सुनना चाह रहा था कि स्ट्रेटेजिकल लोकेशन हमारा है, क्योंकि हमारे मतलब भाई ये बहुत बड़ी बात है कि किसी महासागर का नाम हमारे मतलब किसी देश के बाद पड़ा है, तो वो किसी कारणवश पड़ा होगा। अगर सिल्क रूट, अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे सिल्क रूट कहाँ से, चाइना से लेकर यूरोप तक के था, वो इंडिया के नदन पार्ट को छूते हुए जाता था। लेकिन एक दूसरा सिल्क रूट था जो सी से जाता था, जो जो साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट को कहाँ से जुड़ता था, यूरोप से जुड़ता था। और सेंट्रल पॉइंट कौन एक्ट करता था, इंडिया। इंडिया के स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा पॉइंट है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी और पूर्वी देशों के मध्यतर होने का फायदा तो भारत उठाएगा ही। और क्या हो सकता है? ट्रेड पॉलिसीज भी हो सकती है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम किसी प्रकार से इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, मैंने हिंट दिया है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अगर मैंने बोला। हाँ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि पूरी दुनिया जब टैरिफ लगा रही थी, जब कल थे सैंक्शन लगा रहे थे रसिया में से, फिर ही हम रसिया से तेल खरीद रहे थे। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये क्या दर्शाता है कि भारत वैश्विक स्तर पर एक बाहरी देशों से क्या एक तटस्थ संबंध है, उसका न्यूट्रल है, ना किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं है हमारा। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वही कि हम किसी का अलाय नहीं है। जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज किसमें यूएसए की तरफ झुके हुए हैं, बहुत सारे एशिया कंट्री रशिया की तरफ झुकी हुई हैं, लेकिन इंडिया वैसा नहीं है, इंडिया का स्टैंड वैसा नहीं है। अगर रिसेंटली आप देखोगे 2018 के बाद से, 2018 के पहले थोड़ा था कि हम रशिया की तरफ थोड़े झुके हुए थे, लेकिन अब 2018 के बाद से हमारा ऐसा हो गया है कि हम दोनों तरफ से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी रशिया भी जाकर वहां से पुतिन जी से मिलेंगे और यूक्रेन में जाकर जेलेंस्की जी से मिलेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी ताकत है। सॉरी, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, चीप लेबर ये सब। तो आप ऐसे ही चीजों को सोचें और इसका आंसर एक ऐसे कंसाइज में मतलब ना रहे, थोड़ा सा ब्रॉडली हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई हाँ आप इसी से एरिया में सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ बोल सकते हो, वो आप ऐड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की, लिख लेंगे। इकोनॉमी सर्वे ने जो इंडिया की ग्लोबल ट्रेड को इफेक्ट कर रहा है और आगे भी कर सकता है, पहला लिख लेंगे, हिंदी में लिखेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको CBAM लिखेंगे, CBAM
सीबम भी बोलते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, हिंदी में लिखेंगे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। अब ये क्या है? कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। बैकग्राउंड बदलना है, ज्यादा साइन मार रहा है, कहां से चेंज होता है? ये वाला, ये ब्लैक कर दूं? ठीक, पेन का कलर बदल देता है। फिर भी वाइट आ रहा है, किसमें होता है? अच्छा ये ऐसे, कहाँ? अच्छा ठीक, क्या बोला मैंने? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन समायोजन क्या, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। अब ये होता क्या है एक्चुअली, ये होता क्या है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, प्री में पूछ सकता है डायरेक्टली, व्हाट इज द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया इसको। ये एक्चुअली यूरोपियन यूनियन चार्ज करता है। यूरोपियन यूनियन क्या करता है कि अगर कोई भी देश यूरोपियन यूनियन में अगर अपने सामान को बेचने आएगा तो वो उस पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत उस पर कार्बन टैक्स लगाता है। क्या टैक्स लगाता है? कार्बन टैक्स लगाता है। क्यों लगाता है? सीधी सी बात है, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। कि भाई ठीक है, यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि हमने हमारे यहाँ की पेप्सी बनाई, उसको प्रोड्यूस करने में हमने बहुत लो कार्बन एमिट किया। अब यहां से इंडिया से कैंपा कोला गया वहां पे, उन्होंने बोला कि तुमने कितना कार्बन एमिट किया। क्या प्रमोट करने के लिए? कि कार्बन फ्री प्रोडक्शन फॉर द ग्रीन इन्वायरमेंट। तो यहां पे जो देश अपने सामान को लाएंगे बेचने के लिए, तो ये देखा जाएगा कि आपने कितना कार्बन एमिशन किया। अगर आपने कार्बन एमिशन ज्यादा किया है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपने कम किया है तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया है तो बंद दो टैक्स। लेकिन भारत की परिस्थिति में हम तो वैसे भी धुआं धुआं, ये बहुत बड़ा बहुत 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 बड़ा चीज है। हालांकि हम लोग अभी हंस के निकाल दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वही आज जो चल रहा है ना आजकल, क्या गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जोक को सीरियस ले रहा है और सीरियस मैटर को जोक ले रहा है। सीधी सी बात है। अभी देखो 2 दिन से वो इंडिया को लेटेंट का चल रहा है चल रहा है चल रहा है, भाई क्या जरूरत है उसको? ठीक है ना, वो बोला कमेंट करना, लेकिन जो सीरियस मैटर है उसको तो कौन बोलेगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी इतनी खराब है, अभी तो हमको लग रहा है कि हम हाँ भी ठीक है, सांस अच्छा है साफ, लेकिन वो एक हेल्थ इमरजेंसी है, वो हमको समझ आ रही नहीं है। तो कार्बन एमिशन तो भाई, इसीलिए मोदी जी बोलते हैं कि हमको कार्बन जीरो कार्बन जीरो कार्बन जीरो 2047 तक नेट जीरो पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? प्रोडक्शन तो आप बढ़ा रहे हो। तो ये क्या है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? ये चीज किसको अफेक्ट कर रही है? इंडिया को। और डेफिनेटली करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? करेगा, डेफिनेटली करेगा। और किन किन प्रोडक्ट पे ये ज्यादा इंपोज करते हैं? लिख लेंगे, आयरन स्टील एल्यूमिनियम सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। आयरन स्टील एल्यूमिनियम सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। और दूसरा है एक, लिखेंगे
ये पहला एक रूल, एक रेगुलेशन है जो इंडिया को अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल ट्रेड, मतलब ग्लोबल ट्रेड में। और दूसरा एक और रेगुलेशन है जो अफेक्ट कर रहा है, लिख लेंगे, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन हिंदी में लिखेंगे यूरोपियन संघ वन, डिफॉरेस्टेशन में क्या बोलता है, हाँ क्या बोले, हाँ निर्वनीकरण अधिनियम। गूगल में वन कार्टन मुक्त लिखा रहा था, मेरे को लगा ये वन कार्टन मुक्त कैसे हो जाएगा भाई। तो क्या है दूसरा, कौन सा हो गया आपका, ईयूडीआर, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। अब इसमें क्या बोलता है कि आपके प्रोडक्शन यानी कि आपके उत्पादन से अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। अगर आपके उत्पादन से आपने आपको जंगल को काटा है, या तो आपकी वस्तु पर पेनाल्टी लगेगी, या तो वो वस्तु रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन देखना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा, या तो वो उत्पादन बैन भी किया जा सकता है, निषेध कर दिया जाएगा। और इंडिया में भाई इंडिया के जो प्रोडक्ट पड़ रहे बन रहे वो क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण तो बन नहीं रहे ना, हंसदेव काट देती है, हंसदेव तो काट तो दिए। तो यहाँ पे कंपनीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि उनको अपना जियो स्टैटिंग, जो जहाँ पे जियो सेंसिंग करके जियो स्टैटिंग की वो पूरा उनको रिपोर्ट लेके जाना पड़ता है कि भाई देखो हम जिस एरिया में हमारा इंडस्ट्री है ना, आसपास हम ना हरियाली बना के रखे हैं, पेड़ वेड़ नहीं कटा है। ये कौन चार्ज करता है, इसको भी यूरोपियन यूनियन, इसको भी कौन चार्ज करता है, यूरोपियन यूनियन। तो ये दो रेगुलेशन है, दो चीजें हैं जो ग्लोबली इंडिया के ट्रेड को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि ये दोनों चीजों से इंडिया ग्रसित है। जो सत्य है वो सत्य है कि भाई हमारा कार्बन एमिशन भी बहुत ज्यादा है और डिफॉरेस्टेशन भी हम कर रहे हैं। इसके चलते अराउंड लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, जिसके चलते 9.5 बिलियन डॉलर इंडिया के एक्सपोर्ट जो यूयू में करते हैं वो अफेक्टेड हुआ है। जो लगभग वैश्विक निर्यात का 9% है, वैश्विक निर्यात का 9% है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा कि कल हमने बस आंकड़े लिखे थे, आज हमने कुछ सजेशन देखे जो भारत को करने चाहिए अपने बाहरी क्षेत्र के अगर व्यापार उनको बढ़ाना है तो किन किन क्षेत्रों पे उनको ध्यान देने की जरूरत है, जो इकोनॉमी सर्वे ने सजेस्ट किया है। ठीक है, बहुत मुश्किल था समझना क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा दिया रहता है इकोनॉमी सर्वे में, चार्ट फ्लो नहीं। ठीक, और वहीं पे एक और चीज़ इसमें आंकड़ा बताया जो अभी भी चल रहा है, उसको मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो अभी भी गिर ही रहा है। जो हमारा एक्सचेंज रेट है, आंकड़े ये बोलते हैं कि जो भारत का जो INR यानी कि भारतीय रुपी है वो डेप्रिसिएट हुआ है 2.9% से, लेकिन उसको मैं इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि अभी भी डेप्रिसिएट हो ही रहा है। वो तो इकोनॉमिक सर्वे तो लिखने के लिए अगर लिख लो 2.9% से डेप्रिसिएट हुआ है। बट वो अभी भी घट ही रहा है। FDI और उसका इनफ्लो लिख दिया था ना, FDI का इनफ्लो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना हो रहा है, उसके आंकड़े लिखाए थे मैंने, देखिएगा चेक करिए।
हाँ नहीं लिखे तो लिख लेंगे उसको, एफडीआई फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना रहा, 55.6 बिलियन यूएस डॉलर। $55.6 बिलियन यूएस डॉलर। फाइनेंशियल ईयर 25 जो अभी मतलब चल रहा है। जो एफडीआई है ना वो शुरू के 8 महीनों में ठीक था, शुरू के 8 महीने में ठीक था, फिर वो गड़बड़ा गया। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम जान रहे हैं कि उन्होंने निकालना, पैसा चाला निकालना चालू कर दिया। लेकिन इतने अमाउंट होने के बाद भी हम कैपिटल अकाउंट सरप्लस में ही थे, कैपिटल अकाउंट सरप्लस में थे, घाटे में नहीं गए थे, सरप्लस में ही थे। बेयरली ही हम वहां तक पहुंचे, नहीं पहुंचे वहां तक। अब यहाँ पे जो अगला जो टॉपिक है, दूसरा चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला जो चैप्टर है वो है आपका प्राइस एंड इन्फ्लेशन, मूल्य व मुद्रास्फीति। इसमें हम देखेंगे कि ग्लोबली यानी कि वैश्विक रूप से इन्फ्लेशन का क्या हाल था ग्लोबल लेवल पे, और डोमेस्टिक लेवल पे इन्फ्लेशन का क्या हाल था। डोमेस्टिक में तीन कौन कौन से, आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, और आपका खाद्य यानी कि फूड इन्फ्लेशन, जिसमें से हमारे लिए फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरे बाप रे इतना मोटा हो गया। फूड इन्फ्लेशन के बारे में ज़्यादा बात किएंगे। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन में लिख लेंगे, ग्लोबली जो हेडलाइन इन्फ्लेशन रहा जो 2022 में 8.7% था, वो घटकर 5.7% हो गया। 2024 में 5.7% हो गया। आठ 8.7%, जो घट के 5.7% हो गया 2024 में। ग्लोबली भी हेड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, स्लो डाउन हुआ। क्यों हुआ स्लो डाउन? इसमें रीजन दिए सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड द जियोपॉलिटिकल टेंशन बट डिक्लाइन टू द, देखो ये सारे टेंशन होने के बावजूद भी क्या हुआ कि वैश्विक स्तर पर जो मंदी थी वो कम हुई, मुद्रास्फीति कम हुई, जिसका असर कहीं ना कहीं कहाँ पड़ा, इंडिया के डोमेस्टिक पे। तो लिख लेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्लियर है क्या होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन? मुख्य धारा की जो मुद्रास्फीति है, मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब रिटेल इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। जब हम सीपीआई लेते हैं, सीपीआई में जो आखिरी स्तर में क्या, सीपीआई में क्या होता है, जो हम आखिरी टाइम में जो चीज़ें खरीदते हैं उनमें अगर महंगाई आई है तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होगी। जैसे कि पेट्रोल के दाम अभी क्या है, अभी मान के चलो कल को 100 रुपये था, अचानक से क्या हो गया, कल को 110 रुपये हो गया, तो महंगाई बढ़ी। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, ठीक है। तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया कि रिटेल यानी कि उपभोग के समय जो चीज़ों की वस्तुओं में अगर बढ़ोतरी हुई है तो वो कौन सी हो जाएगी, हेडलाइन वाली। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में दो चीज़ों को हटा दिया जाता है, एक तो फूड और आपका क्या हटा दिया जाता है, फ्यूल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है, हाली वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है, इनमें कभी भी प्राइस में कभी भी चेंज आ जाता है। इसीलिए उनको हटाने के बाद चीज़ों में अगर बदलाव आ रहा है, उनके मूल्य में अगर परिवर्तन आ रहा है, तो वो आपका क्या है, कोर इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन मतलब खाद्य पदार्थ की चीज़ों में क्या आने वाला मूल्य में बढ़ोतरी को क्या करते हैं, बोलते हैं फूड इन्फ्लेशन या फिर खाद्य मुद्रास्फीति। तो लिख लेंगे
भारत की हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि मुख्य धारा की मुद्रास्फीति 5.4 से घटकर 4.9 हो गई। 5.4 कब था? फाइनेंशियल ईयर 24 लिखेंगे और 4.9 फाइनेंशियल ईयर 25। जिसमें सबसे ज्यादा देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन ठीक है, क्लियर है, कोर इन्फ्लेशन भी ठीक है, क्लियर है, मतलब दोनों ही मिला के हमने रिटेल इन्फ्लेशन बोला। गिरावट आया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, चलो कम हो रहा था। लेकिन फूड इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज बना रहा जो गवर्नमेंट के लिए सरदर्द बना रहा कि ये फूड इन्फ्लेशन बढ़ा ही हुआ था, ये कम नहीं हुआ। खास करके मैंने वही बोला, एसेंशियल आइटम जो टॉप है हमारे, टॉप टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, ये एकदम अनसर्टेन रहे इस साल। इसमें इन्होंने 3 रीजन दिए कि ऐसा क्यों हुआ। पहला इन्होंने रीजन दिया कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो हाई इसलिए रहा क्योंकि ग्लोबली इसकी डिमांड गिरी हुई थी। अब क्या हो रहा है कि हमारी जो खाद्य पदार्थ है वो विदेशी बाजार में नहीं बिक पा रहा है। बीच में अगर आपने न्यूज़ सुना होगा कि भारत से गया था जो आपका क्या था, टमाटर ही क्या था, वो वहाँ वहाँ लोग खरीदने से मना कर दिया, मतलब वो कंट्री एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वो सड़ के वहीं खराब हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम हमारे खाद्य पदार्थ में क्या करते हैं, हम नेचुरली नहीं उगा रहे हैं, ऑर्गेनिकली नहीं उगा रहे हैं, उसमें ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें। हम तो खा ले रहे हैं, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो विदेश वाले बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, नहीं भैया नहीं खाएंगे। जैसे हम लोग जाते हैं ना टमाटर खरीदने भी, देसी टमाटर की विदेशी टमाटर, हाइब्रिड वाला तो नहीं लेते हैं, देसी है तो ले लेते हैं, लेकिन वो देसी भी नहीं लेंगे हमारा, क्योंकि वही तो ग्लोबल लेवल पे हमारा क्या डिमांड हमारा घटा हुआ था। ठीक। दूसरा दिया द राइज इन द मेली ड्यू टू वेजिटेबल पल्सेस व्हिच डिस्पाइट हैविंग 8 सीपीआई बास्केट कंट्रीब्यूट, नहीं इसको नहीं लिखेंगे। दूसरा कारण उन्होंने ये दिया कि जितने भी वेजिटेबल और पल्सेस यानी कि जो दाल है, जो सीपीआई में अच्छा खासा वो क्या करते हैं, अपना शेयर रखते हैं, मतलब अपना हिस्सेदारी रखते हैं, उनको हटाने के बावजूद भी इन्फ्लेशन 4.3% से बढ़ा हुआ था। 4.3% से बढ़ा हुआ था फूड इन्फ्लेशन। तो अगर आप सोचिए कि ये जो टॉप के जो मैंने बताया टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो है, अगर इनको हटा भी दिया जाता, मतलब इनको जोड़ भी दिया जाता तो और कितना बढ़ता, इनको हटाने के बाद भी इतनी मुद्रास्फीति थी। और हमारे लिए फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया के लिए क्यों है? चलिए क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन का पूछ लिया कि व्हाट डू यू थिंक फूड इन्फ्लेशन मैटर मोर इन इंडिया देन सम अदर कंट्रीज, बाकी देशों के मुकाबले भारत में खाद्य मुद्रास्फीति इतनी जरूरी क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? फूड का प्राइस बढ़ेगा तो वो इंडिया के लिए, हाँ ठीक, हाँ 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 एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, वही वही बोल रहे थे वो, वही आपका वही पॉइंट था ना कि अग्रेरियन सोसाइटी है तो ज़्यादा वो डिपेंड है। हाँ ठीक, और दूसरा, हाँ हाँ उसको मानसून को थोड़ा एक अच्छा वर्ड दो। हाँ ठीक है, डिपेंडेंसी, और सोचिए सोचिए
कि हम इतना ज़्यादा खाने को, अन्न को क्यों इतना वो देते हैं महत्व, हमारे लिए फूड इन्फ्लेशन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने एक और इन्फ्लेशन, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्यों दिया? ठीक है, हाउस होल्ड मतलब हमारे, देखो कि हमारे घर में जब तक खर्चा क्या, हर डेली हम तो क्या डेली जाकर सब्जी तो खरीद के लाते हैं, तो मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो खर्च है वो खाद्य पदार्थ पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म 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 नहीं वैसा नहीं है, जीना खाना तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, माँ अन्नपूर्णा देवी तो सबके साथ ही है, ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ नहीं बस सही पॉइंट है, आप सही पॉइंट बोले, सही बोल रहे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अगर फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अगर प्राइस अगर ज़्यादा है तो लोग उसको खर्च नहीं करेंगे, मतलब उसको खरीदने की कोशिश कम नहीं कम करेंगे। देखो बहुत सारी जगह मैंने कॉन्सेप्ट ये भी सुना है कि अगर टमाटर का प्राइस बढ़ा हुआ है तो उसकी जगह केचप यूज़ कर लो, हाँ कि ना। जो किसान लेके आ रहा है वो टमाटर रखा है मंडी में, आप उसका टमाटर ले नहीं रहे हो क्योंकि महंगा बढ़ा हुआ है, वो बेच नहीं पा रहा है, तो उसका तो नुकसान हो गया ना, उसका तो नुकसान हो गया ना, दो की जगह एक ही यूज कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट भाई मैं एक किसान लेके आया हूँ टमाटर, मैं क्यों लेके आऊंगा, मैं क्यों ज्यादा कहूँगा कि भाई मैं ज्यादा बेच सकूं ताकि मैं और कमा सकूं, लेकिन खरीद रहे नहीं है तो वो तो पड़े पड़े खराब हो जाएगा ना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है, पहले तो वही बोला कि हाउस होल्ड का कंजम्पशन, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड कंजम्पशन ज़्यादा है। दूसरा एग्रीरियन सोसाइटी, क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग हमारे क्या अभी भी क्या है, कृषि पर निर्भर है। तीसरा यही है कि जो, ठीक है, तीसरा आपका वेदर भी हम ले लेते हैं कि मानसून वो भी है कि वेदर के बहुत सेंसिटिव है, क्लाइमेटिकल कंडीशन हमारा ऐसा है कि हमारा एग्रीकल्चर अभी भी मानसून पर डिपेंडेंट है। चौथा हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सप्लाई चेन है उसके कारण भी, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन, ठीक है, आपने पीडीएस बना दिया, इंडिया आज भी अपने से ज्यादा 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन करता है फूड का, लेकिन फिर भी झारखंड में बैठा एक आदमी भूख से मर जाता है, न्यूज है। धान लूप होल है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई धान मंडी में पड़े पड़े सड़ जाता है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज है ही नहीं, लॉस किसका हुआ, गवर्नमेंट का हुआ ही हुआ, वो तो गवर्नमेंट ही का वो अपना एडजस्ट कर लेगा, लेकिन वो किसान वो क्या, और वो चीज जिसके पास पहुंचनी थी उसके पास पहुंच भी नहीं पाया। भाई अगर धान का लॉस हो गया, सबका लॉस हो गया, मार्केट प्राइस तो वैसे ही बढ़ जाना है, सीधी सी बात है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें क्या बोला था कि एक किसान बोलता है कि मैं 10 किलो गेहूं से 100 किलो गेहूं बनाता हूँ, 10 किलो गेहूं बो के हम 100 किलो गेहूं बनाता हूँ, और इस 100 गेहूं का जो प्राइस है वो मुझे कौन देता है, सरकार देता है। लेकिन मुझे जब पता चलता है कि बाजार में जब ये 100 किलो गेहूं दलिया बन जाता है, मान के चलो ये 100 किलो गेहूं के पीछे उसको मान के चलो 1 लाख रुपए मिला, हाइपोथेटिकली बोल रहा है, 1 लाख रुपए उसको मिले, लेकिन वही गेहूं जब दलिया बन जाता है, 100 किलो गेहूं 100 किलो दलिया बन जाएगा और उसका प्राइस तब बढ़ जाएगा। तो वो किसान क्या बोला पता है, उसने किसान ने क्या बोला कि मैं बस उगा सकता हूं, मैं प्राइस निर्धारित नहीं कर सकता। मैं बस उगा सकता हूं, निर्धारण मैं नहीं कर सकता। निर्धारण कौन करेगा, सरकार। समझ में आ गया। और इसीलिए जब अभी आया था तीन तीन कृषि कानून आया था, उसमें निजीकरण की बात की गई थी। निजीकरण होना कहीं हद तक पर सही भी था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं था एकदम सही, मतलब एकदम गलत था, नहीं, कहीं हद तक सही भी था। क्योंकि भाई आप देखो पेप्सिको जब अमेरिका में आलू के किसानों से मिलता है कि आलू उगाने के किसानों से मिलता है, तो अपने लेस के लिए उनसे आलू उगा रहा, तो उनका आलू तो भाई बिक रहा है, उनको तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, वहाँ खेती तो बड़े बड़े, वहाँ अच्छा मुनाफा हो रहा है। हाँ डिसाइड कर सकता है, भाई तू नहीं ले रहा, तू मत ले, मैं दूसरे के पास जाके बेच दूंगा। डिपेंडेंसी,
लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आखिरी में कंक्लूड होती है कि पॉलिटिकल और आपका सोशल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके डेट में वही भी जाके वही बोला ना कि तीन तीन कृषि कानून जाके बोलोगे तो फिर वो समाज राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, फिर उसमें वही हमारा भोजन तो वही हमारा वो है ऐतिहासिक रूप से हमारे वो हाँ माता अन्न को कैसे हम वो करेंगे करेंगे, लेकिन उस चीज़ को कमर्शलाइज करना इज नॉट अ बैड वन। हाँ वही मैं बोला ना, सप्लाई चेन में स्टोरेज फैसिलिटीज है ही नहीं। वही ना बोला कि 3 गुना हम प्रोडक्ट कर रहे प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहा है उनके पास, क्यों नहीं जा पा रहा है? तो इसीलिए हमारे लिए फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी बाद में क्या बोलता है कि भाई मैं तो प्याज खाते नहीं भाई, मेरे यहाँ तो प्याज बनता नहीं। कौन बोल रहे हैं? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। भाई आप नहीं खाते, भाई आपकी जनता तो खाती है, आप कैसे बोल सकते हो कि ना खा सकते हो? मेरे यहाँ तो प्याज नहीं बनता जी, मैं तो खाती नहीं। तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। पहले लिख लेंगे ऑनियन के लिए 4.7 लाख मेट्रिक टन of rabi onions were produced under price stability fund. 4.7 lakh metric tons of rabi onions were procured, not produced, sorry, procured under the price stabilization fund. हिंदी में लिखेंगे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत 4.7 लाख मेट्रिक टन रबी प्याज की खरीदी की गई। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। दूसरा लिख लेंगे टमाटर के लिए, टोमेटो गवर्नमेंट सब्सिडाइज सेल्स एट 65 किलोग्राम 65 रुपीस किलोग्राम in October 2024. ₹65 किलोग्राम मतलब समझ गए ना, 1 किलो 65 रुपए का। हिंदी में लिख लें टमाटर खरीदी अक्टूबर 2024 में सरकार ने 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री पर सब्सिडी दी। 2024 में, अभी 25 में अक्टूबर कहाँ आए हुए, आए नहीं आप तो डीजल लगा लो। अगर 65 रुपये बिकेगा तो मैं अभी टमाटर खरीद लेके बेच जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर 2024 में सरकार ने 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री पर सब्सिडी दी। दाल यानी पल्सेस स्टॉक लिमिट इम्पोज्ड, पल्सेस के लिए लिखेंगे स्टॉक लिमिट इम्पोज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ तूर उड़द एंड मसूर दाल एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025। दालों के लिए लिख लेंगे स्टॉक लिमिट इम्पोज, हिंदी में क्या लिखा आता है? भंडारण पर क्या लिमिट को क्या बोलेंगे हिंदी में? सीमा, भंडारण सीमा लागू की गई। इसमें स्टॉक सीमा लागू की गई लिखा है, वही भंडारण सीमा लागू की गई। तूर उड़द और मसूर दाल का शुल्क मुक्त आयात मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। मतलब आप ये जो 3 दाल है, मसूर शुल्क मुक्त आयात 2025 तक बढ़ाया गया।
भाई अगर ड्यूटी फ्री होगा तो मतलब वैसे भी प्राइस कम ही रहेगा, अगर उसमें ड्यूटी इम्पोज करोगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए। मार्च 2025। और आखिरी वाला जो है वो सेरेल्स यानी कि अनाज, स्टॉक लिमिट इम्पोज ऑन व्हीट एंड ओपन मार्केट सेल स्कीम्स इंप्लीमेंटेड। स्टॉक लिमिट इम्पोज्ड ऑन व्हीट, अनाज में लिख लेंगे गेहूं पर भंडारण सीमा लगाई गई व खुले बाजार में बिक्री योजना भी लागू की गई। ओपन मार्केट सेल स्कीम वाज आल्सो इंप्लीमेंटेड। और सबसे बड़ी फैक्ट की बात यह है कि इंडिया इज द largest producer of the pulses but still facing the supply gap। मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन हम ही करते हैं लेकिन फिर भी आपूर्ति नहीं कर पाते। क्यों क्यों नहीं कर पाते होंगे, सोचिए क्यों? कंजम्पशन ज्यादा है। हम हालांकि इसमें ज्यादा प्रोड्यूसर हैं, मतलब सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस के, बट हम सप्लाई हम मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है। डिमांड और सप्लाई का जो बेसिक मैकेनिज्म है कि डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसलिए आजकल वही बोलते हैं ना कि दाल को इतना प्राइस कैसे बढ़ गई होगा। अरे भैया, बड़े कैसे बनते हैं? बड़े कैसे बनते हैं? उड़द दाल से बनते हैं। बड़े मेहनत से नहीं बनते, बड़द उड़द के दाल से बनते हैं। ठीक है। ठीक है, जोक सपाट। स्टॉक लिमिट मतलब कि आप इससे ज्यादा स्टॉक करके रख नहीं सकते। लोग क्या करते हैं भाई, मैं स्टॉक करके रख लूंगा, जब प्राइस बढ़ेगा तब दूंगा। वैसे करते करते क्या किया, भंडारण करते क्या भाई, अगर मैंने भंडारण कर दिया तो आपूर्ति तो वैसे भी होगा, सप्लाई तो वैसे भी कम हो जाएगा, आपूर्ति वैसे भी घटेगी। जब प्राइस बढ़ेगा ले पही ले जा। अरे वो तुम टमाटर दबा के रख रहे हैं। बड़े किसानों को तो छोटे किसानों को नहीं फायदा होता। छोटे किसान क्या है, मोस्टली छोटे किसान क्या करता है, वो होलसेल में भी नहीं जाते, वो खुद रिटेल कर देते। छोटे किसानों के साथ समस्या ये है कि वो खुद खरीद के लाते हैं, वो बाजार के अनियमितताओं के कारण वो घिस जाते हैं, पिस जाते हैं। जैसे बड़े किसानों को कहीं ना कहीं क्या मिलता है, कुछ ना कुछ सुविधाएं मिलती हैं कि भाई वो जाके मंडी में अपना एक दाम अपना फिक्स करके अपना एक स्टॉक को क्या कर सकते हैं कि ठीक है मैंने इतना प्रोडक्शन किया, मैंने 1 टन लाया, भैया 1 टन ले ले तू ले जा। वो वहां से उधर बेचना उनका काम है। लेकिन छोटे किसान क्या है, वो एक छोटे स्केल पे लाए, भाई चलो ठीक है, उन्होंने कितना किया, 20 किलो टमाटर उगाया है, और मंडी में तो 20 किलो टमाटर बेचेंगे नहीं, बोलेंगे चलो हम जाके सब्जी मंडी में ही बेचते हैं, सीधा रिटेल करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि मंडी में जाने के बाद, मंडी इन द सेंस जो बड़े सब्जी मंडी होते हैं, बड़े वाले जो अनाज के जो मंडी होता है, वहाँ क्या होता है कि वो आइटम्स को स्टॉक करके रखते हैं, रिलीज नहीं करते जल्दी। वो मैनिपुलेट करते हैं प्राइस को, प्राइस मैनिपुलेशन। इसीलिए लिमिट लगाना चालू किया गया। समझ रहे हो? अब समझ रहे ना, लिमिट लगाना चालू किया गया कि इससे ज्यादा आप लिमिट रख नहीं सकते ताकि सप्लाई बनता रहे। लेकिन इसके पीछे दो चीजें भी हो सकती हैं, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि लोगों का डिमांड कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, आज टमाटर सस्ता है तो टमाटर चटनी खा ले रहे हैं, कल टमाटर वो महंगा हो तो टमाटर नहीं। तो कोई सोचे कि अगर मैं टमाटर स्टॉक करके तो जब प्राइस बढ़ेगा तब दूंगा, तो हो सकता है कि उसका डिमांड और कम हो जाए। सप्लाई कभी कभी ज्यादा भी होता है ना, तो डिमांड कम हो जाता है। समझ रहे हो? वो इसमें बेसिक प्रिंसिपल लगता है इकोनॉमिक्स का, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। मतलब आपकी आवश्यकता, एक एग्जांपल है, जैसे अभी आप दौड़ के आए, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपको प्यास बहुत लग रहा है, पानी 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 खोज रहा है। पहला ग्लास पिए, शांति मिले, दूसरा ग्लास पिए, शांति मिले, तीसरा ग्लास मिले, शांति मिले। लेकिन अब धीरे धीरे प्यास की चाहत क्या हो रही है, कम होती जा रही है। लेकिन पानी आपको मिल रहा है लेकिन चाहत कम हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि उसकी आवश्यकता कम होते जाती है। इकोनॉमी के बेसिक्स में ये टर्म है।
बड़े बड़े ज्ञानी बैठे मतलब। मैं तो बस यही सुना था कि बड़े उड़द के दाल से बनते, बड़े मेहनत से नहीं बनते। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई ने इन्फ्लेशन को लेके आउटलुक दिया है। आरबीआई और आईएमएफ में डेटा लिख लेंगे। आरबीआई revised its inflation projection of 2025 financial 2025 4.8% and expects to 4.2% in financial year 2026। 8%। 2025 का जो वित्तीय वर्ष है उसके उन्होंने कितना लगाया था, 4.8 मतलब पहले जो ज्यादा लगाया था उसको हटा के उन्होंने 4.8% क्या किया, प्रोजेक्शन किया। और उसको अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल 2026 में क्या आ जाएगा, 4.2% होगा इन्फ्लेशन रेट। हिंदी में लिखेंगे आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपना मुद्रास्फीति अनुमान को संशोधित कर 4.8% कर दिया है। अपने मुद्रास्फीति अनुमान को संशोधित कर 4.8% कर दिया है तथा सामान्य मॉनसून की स्थिति में, हाँ सामान्य मॉनसून की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए या फिर देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026 में 4.2 रहने की उम्मीद की है। इंग्लिश वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे अज्यूमिंग नॉर्मल मॉनसून कंडीशन। अगर मॉनसून नॉर्मल रहा तो, वही मैं बोला ना कि क्लाइमेट एक फैक्टर बन सकता है। क्लाइमेट इज वन ऑफ द फैक्टर विच कैन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द फूड्स। इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है। वहीं पे आईएमएफ का भी लिख लेंगे। आईएमएफ का प्रोजेक्ट है, IMF projects 4.4 inflation in financial year 25 and 4.1% in financial year 26। IMF ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 4.4% और वर्ष 2026 के लिए 4.1% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। हाँ, अगर आपको डेटा याद होगा तो जरूर लिखिए। हाँ एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है, वाई दे आर एक्सपेक्टिंग, देखो अब आगे देख लो कि मुद्रास्फीति कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है। वाई दे आर एक्सपेक्टिंग लाइक दिस, उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है, रीजन लिख लेंगे। Reason is global commodity price are expected to fall by 5.1% in 2025 and 1.7% in 2026। फिर से बोल रहा हूँ, global commodity price are expected to fall, हिंदी में लिखेंगे वैश्विक कमोडिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, वस्तु, वस्तु तो गुड्स हो जाएंगे ना। क्या होता है कमोडिटी का मतलब, माल लिखा रहा है, रसद लिखा रहा है, वही है, वस्तुएं लिख लेंगे, वस्तुएं। वैश्विक वस्तुओं की कीमत में 2025 में 5.1% और 2026 में 1.7%। 2025 में 5.1% और 2026 में 1.7% की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति स्थिर करने में मदद मिलेगी। जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति स्थिर करने में मदद मिलेगी। 1.7%। इंग्लिश में लिख लिया था।
in 1.7% in 2026, helping to stabilize the inflation. फिर से इंग्लिश में बोलते हैं ना, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 5.1% in 2025 and the 1.7% in 2026. 5.1% in 2025 and 1.7 in the 2026, helping in stabilizing the inflation. ये आंकड़े थे। अब यहीं पे इकोनॉमी सर्वे ने कुछ मुख्य नीतिगत उपाय और सिफारिशें की हैं कि जिससे मुद्रास्फीति, फूड इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन कम किया जा सके। नोट डाउन करते जाएंगे। इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे मुख्य नीतिगत उपाय और सिफारिशें, इंग्लिश में लिखेंगे की पॉलिसी मेजर्स एंड रिकमेंडेशन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ना। फर्स्ट मतलब गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स, पॉइंट लिखेंगे गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी इंक्लूड, सरकारी रणनीतियां। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग बफर स्टॉक एंड मार्केट इंटरवेंशन। स्ट्रेंथनिंग बफर स्टॉक एंड मार्केट इंटरवेंशन, हिंदी में लिखेंगे बफर स्टॉक को मजबूत करना और बाजार में हस्तक्षेप को बढ़ाना। बफर स्टॉक को मजबूत करना और बाजार में हस्तक्षेप को बढ़ाना। किसका हस्तक्षेप? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा तभी प्राइस को क्या करेगा, वो कंट्रोल कर सकता है, वरना वही है, लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते रहेंगे प्राइस को। दूसरा पॉइंट लिखेंगे रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एसेंशियल फूड आइटम्स। रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एसेंशियल फूड आइटम्स, आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करना। आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करना। Reducing import duties on the essential food items. Third point, preventing holdings through stock limit. Preventing holdings through stock limits. होल्डिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसमें बहुत खतरनाक बढ़ती है, वो तो स्टॉक हो जाएगा ना। स्टॉक, होल्डिंग अलग होता है, स्टॉक अलग होता है। स्टॉक होल्डिंग जो रोक के रखते हैं जिसको, नहीं भंडारण तो स्टॉक हो जाएगा। धारण तो इसमें तो मजदाखोरी लिखा है, मजदाखोरी, जमाखोरी हो सकता है, जमाखोरी हो सकता है, मजदाखोरी नहीं। जमाखोरी रोकने के लिए आप एक अच्छा वर्ड ढूंढ लेना इसके लिए, मैं अभी बता दे रहा हूँ। मजदाखोरी लिखा, जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमाएं, मतलब वही भंडारण सीमाएं लागू करना। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे प्रमोटिंग लार्ज स्केल वेजिटेबल क्लस्टर। प्रमोटिंग लार्ज स्केल वेजिटेबल क्लस्टर्स, farmers cooperatives and startups. Promoting large scale vegetable clusters, farmer cooperatives and startups. हिंदी में लिखेंगे बड़े पैमानों पर सब्जी उत्पादन केंद्र, बड़े पैमानों पर सब्जी उत्पादन केंद्र, किसान सहकारी समितियां और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। प्रमोटिंग लार्ज स्केल। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी दिए हैं इकोनॉमिक सर्वे ने, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, दीर्घकालिक समाधान भी दिए हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में उन्होंने बोला है रिसर्च ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप varieties. Research on climate resilient crop varieties. हिंदी में लिखेंगे जलवायु प्रतिरोधी फसल किस्मों पर अनुसंधान। जलवायु प्रतिरोधी फसल किस्मों पर अनुसंधान। रिसर्च ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज।
जलवायु प्रतिरोधी फसल किस्मों पर अनुसंधान। दूसरा लिखेंगे एक्सपेंडिंग पल्सेस कल्टीवेशन इन राइस फैलो रीजन। एक्सपेंडिंग पल्सेस कल्टीवेशन इन राइस फैलो रीजन, धान की परती क्षेत्रों में दलहन की खेती का विस्तार। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ट्रेनिंग फार्मर्स ऑन बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ट्रेनिंग फार्मर्स ऑन बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, किसानों को बेहतर कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देना। किसानों को बेहतर कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण देना। ट्रेनिंग फार्मर्स ऑन बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आखिरी पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश में डाटा ड्रिवन मॉनिटरिंग टू ट्रैक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। टू ट्रैक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। हिंदी में लिखेंगे आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को ट्रैक करने के लिए, ट्रैक करने को क्या बोलते हैं उसको, वो ट्रैकिंग रहता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटरिंग, नहीं वो तो हाँ निगरानी सही बोले। आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं की निगरानी करने के लिए डेटा आधारित निगरानी प्रणाली लागू करना। भाई अगर ये पॉइंट वही बोल रहा है ना भाई, सप्लाई को अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ लूप होल है, कहाँ से आपका नुकसान हो रहा है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, पीडीएस में पैसा कहाँ ही नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक, तो ये रणनीतियां हैं जो खाद्य की कीमतों को स्थिर करने के लिए दीर्घकालिक मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करने में सहायक होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आज के चैप्टर में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत पहले एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, that monsoon is affecting the economy, monsoon is affecting the Indian economy। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, चलिए आप ही लगा कि आप थोड़ा सा सोचिए कि how this monsoon is cause of, how the monsoon is cause of industrial slowdown। So how the monsoon is affecting the industrial slowdown, मतलब अगर हम देखें हमारे जो उद्योग है, औद्योगिक वो को धीमा, मानसून कैसे धीमा कर रहा है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, झाड़ी डाल के ले जाएंगे। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। हाँ ठीक ठीक, तो इंडस्ट्रियल स्लो डाउन पे लेके जाना है ना। यहाँ पे मार्केट के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करना, दो एंगल से जोड़ता है। एक तो बेसिक जो अभी हमने पढ़ा वो आप फ्रंट में रखेंगे, उसके बाद आप वो जोड़ेंगे जहाँ पे जिससे इंडस्ट्री चलती है, जो मैंने जो पहले जो बताया क्या
इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस पे डिपेंड करता है? एक डिमांड एंड सप्लाई पे। और अभी ये दोनों चैप्टर का कल्मिनेशन हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। मॉनसून, मॉनसून इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। मॉनसून अच्छी हुई, खराब हुई। चलिए हम सिनेरियो लेते हैं कि मॉनसून खराब हो गई। हो सकता है वर्षा ज़्यादा हो गई, ज़्यादा पानी गिर गया, तो फिर पानी कम गिर गया। जस्ट सपोज एक फार्मर है, एज वी नो मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। 50% ज़्यादा जनसंख्या हमारे किस पर आधारित है? कृषि पर। और उसमें भी कृषि किस पर आधारित है? मॉनसून पर। अगर मॉनसून में मॉनसून अच्छा गया, खराब गया, तो इफेक्ट पड़ेगा किस पे? फार्मर में। अगर मॉनसून खराब गया, फार्मर का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट मीन्स ही इज नॉट एबल टू सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द मार्केट। सीधी सी बात है। अगर मार्केट में वो नहीं लगा पाया, तो क्या मार्केट से इसको पैसा मिला? पैसा नहीं मिला। अब मैंने जब बोला कि 50% से ज्यादा, 50% ज्यादा लोग अभी भी किस पे निर्भर हैं? कृषि पर। तो ये लोग क्या नहीं कर पाएंगे? डिमांड कर पाएंगे? पैसा है ही नहीं तो डिमांड कहां से करेंगे? इफ देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट, इंडस्ट्री सप्लाई किसको करे? प्रोड्यूस करने के मतलब ही नहीं है ना। दूसरा सिनेरियो, रेनफॉल अच्छा हुआ, मस्त जबरदस्त वर्षा अच्छा हुई, हरा रगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, मार्केट में लाके बेच दिए, पैसा भैया के पास आ गया, भैया जाके डिमांड किए, अरे बाप रे बहुत ज्यादा डिमांड कर लिए, ठीक है, भैया जाके डिमांड किए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ने क्या बोला कि अरे भैया डिमांड आ रहा है मार्केट से, चलो सप्लाई करो। ये भी ग्रो किया, इधर भी ग्रो किया, सब ग्रो किया। So now see, monsoon, how the monsoon is playing the major role in the economy. Everything is interrelated. आप समझ में पा रहे हैं? अब क्लियर हो रहा है? तो आपके मेंस में भी ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। चीजें सिंपल हैं, कुछ एकदम ऐसा वो नहीं रहेगा कि भाई अरे क्या पूछ दिया, यूपीएससी का मेंस दे रहे, अरे दत्तरी, नहीं नहीं, थोड़ा सा शांत मन से सोचे तो सारी चीजें सामने, सारी चीजें ही सामने। कुछ एक बात बताइए, अभी जो मैंने बताया, क्या इसमें से ऐसा कुछ है जिसको आप कभी पढ़े ही ना हो पहले कभी? बेसिक ही था, और यही है आपका आंसर। सीधी सी बात है भाई, पैसा होगा तभी तो ये डिमांड करेगा। डिमांड और सप्लाई पे ही तो मार्केट रन करता है, और उसी पे इंडस्ट्री क्या करता है? वर्क करता है। इसीलिए तो जो हमारे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन जी ने क्या बोला था कि भाई लोगों को क्या बोलो, मनरेगा का तहत क्या करो भाई, उनको गड्ढा खुदवाओ। अरे मनमोहन जी, रोड बन गया, आप क्या कर रहे हैं? उनको गड्ढा खुदवाओ और वो गड्ढा को वापस पटवा भी दो, लेकिन उनको पैसा दो उनके हाथ में। जब उनके हाथ में पैसा आएगा तभी वो मांग करेंगे, उनका अगर हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो मांग नहीं करेंगे। जैसे अभी क्या हो रहा था, लोगों के भाई मध्यवर्गीय जो हमारा भारतीय है, उनके पास पैसा नहीं बच रहा था, पैसा नहीं बच रहा था, हम डिमांड ही नहीं कर रहे थे इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो तो वैसे भी घटी हुई थी, इसीलिए तो भैया 12% में जब टैक्स छूट दिया, 12% में जब टैक्स छूट दिया, तभी तो कितने रहा था हाँ पैसा बचेगा। उन लोग बोल रहे जिनका 12 लाख का आमदनी है, नहीं बोल रहे कि पैसा बचेगा। मेरा दोस्त बोलता है कि भाई 12% पे टैक्स फ्री हो गया, बोले तेरा इनकम क्या है? तेरा तो वैसे भी फ्री है। तो वही है कि मध्यवर्गीय लोगों पे क्या पैसा, हाथ पैसे में रहे तभी तो आप मांग करोगे, आपके पास पैसे नहीं रहेगा तो आप क्या मांग करोगे? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये मार्केट डायनेमिक्स ऐसे ही रन करते हैं और ऐसे ही चलते हैं। कुछ डाउट? कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो, कहीं पे कुछ ऐसा?
कहीं पे डाउट, कोई भी डाउट? मार्केट, मार्केट तो मार्केट है, वो तो रहेगा। तो अगला जो 2 चैप्टर है वो हम कवर करेंगे, सॉरी, चैप्टर का नाम लिखा था मीडियम टर्म आउटलुक डीरेगुलेशन ड्राइव ग्रोथ। तो इसके लिए आप एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि, और उसके बाद अगला चैप्टर है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपका निवेश और बुनियादी ढांचे, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो मैंने लिखाया है, शायद लिखाया था उस दिन पहले क्लास में, वो, और आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखेंगे कि जल जीवन मिशन ने कैसे काम किया, स्वच्छ भारत मिशन का क्या है, ओडीएफ फी सर्टिफिकेशन क्या है, ओडीएफ प्लस प्लस वाटर प्लस, ये सब। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में वही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और भारत का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चल रहा है और स्पेस का विजन भी क्या है, ये भी देखना है। और चैलेंजेस, उसी में चैलेंजेस ऑफ वे फॉरवर्ड भी दिया है। तो आज हमने 4, फिर बचे 5, 6, 13 चैप्टर है, कवर हो जाएंगे। यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझने में? इकोनॉमिक सर्वे, अब आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है। नॉट ओनली डेटा, डेटा है, लगने के लिए वही है, हमारा सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ता, वरना हम पढ़ते ही नहीं, सीधी सी बात है, वरना हम पढ़ते ही नहीं। क्यों पढ़ते? 485 पेज क्यों पढ़ेगा कोई आदमी? मैं पढ़ेगा ना, पढ़ाने के लिए, मेरे को पढ़ना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। वो है, आपको पढ़ने के लिए पढ़ाना पड़ेगा ना भाई। अब मैं कहीं और से लाऊंगा, फिर मैं कैसे चेक करूंगा कि कहाँ सही दिया, कहाँ गलत दिया? कल जाके मैं हिंदी वाला बजट भी डाउनलोड किया। अब मैं 2 टैब खोल के रखता हूँ इधर हिंदी। नहीं, जरूरी है भाई, कल को आप प्रशासन में आएंगे तो आप हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश के कंपेयर में, कंपेयर टू इंग्लिश आप हिंदी ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जाके पूछ लो, अभी कोई IAS IPS कुछ इंग्लिश में नहीं बात करेगा, इधर अपने अधिकारियों से हिंदी में बात करेगा। तो थोड़ी ना बोलेगा कि ये नोटिस जाके चिपका, बोलते हैं उसमें, नोटिस बोर्ड में लगा दो, बोलेगा सूचना चस्पा कर दीजिए, सूचना को चस्पा कर दीजिए। चस्पा क्या? चिपकाना है। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो हिंदी में भी ठीक है, मेरे लिए भी अच्छी बात है, नई चीज़ें सीखना पड़ता है, सीखेंगे, इतना सीखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? पहला चैप्टर में कोई डाउट था? पिछले क्लास से कोई डाउट? ठीक, नहीं है, हैं? उपाध्यक्ष नहीं है लोकसभा में अभी? अरे ये तो फिर नया है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, हाँ यार, इसमें तो वेकेंट दिखा रहा है। स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला जी हैं, ठीक है, वो तो पता है।
डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज स्टिल वेकेंट. लीडर ऑफ हाउस इज लोकसभा नरेंद्र मोदी जी. लीडर ऑफ अपोजिशन कौन? राहुल गांधी जी. सेक्रेटरी जनरल लोकसभा उत्पल कुमार सिंह. ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गया. ठीक, दैट इज ओके, क्लियर. ये भी समझ में आ गया. ठीक है, तो क्या क्या हमने आज देखा कि हमने एक्सटर्नल सेक्टर में जो सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने देख ली. इन्फ्लेशन के प्रोस्पेक्ट पे भी हमने सारी चीज़ों को कंक्लूड कर लिया. यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट है जिसको आपने मार्क करके रख लेना. एक तो वही वो सीबेम वाला आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. क्या पता प्रीलिम से 2 नंबर के लिए पूछ दे. यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, वो भी पूछ दे. हाँ, यहाँ पे दो चीज़ है आपका. मैंने बोला वही आपका एक्सचेंज रेट में. तो एक्सचेंज रेट में चलो रिवाइज कर लेते हैं. एक्सचेंज रेट में दो एक्सचेंज रेट होते हैं. एक तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसको नीर बोलते हैं, और एक होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसको रीर बोलते हैं. क्या होता है ये नीर और रीर? क्योंकि ये प्रीलिम से पूछ चुका है. नीर और रीर ये यूपीएससी में पूछ चुका है. क्योंकि इसमें बोल रहा है कि जो नीर है अप्रैल से नवंबर तक स्टेबल था. ठीक, रीर इज आल्सो रिफ्लेक्ट द रियल परचेसिंग पावर कैन स्टडी अप्रिसिएटेड. नीर स्टेबल रहा लेकिन रीर है वो अप्रिसिएट हुआ है. तो नीर और रीर में क्या अंतर है, ये एक पॉइंट इसमें दिया है. नीर और रीर एक्सचेंज रेट में क्या होता है. नीर और रीर हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो क्या बोला जाए? नाम मात्र प्रभावी विनियमन विनिमय दर और आपका वास्तविक प्रभावी विनिमय दर. इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये नाम मात्र प्रभावी विनिमय 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 दर. अच्छा, निमय दर. और दूसरा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर. रीर एंड नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. वही है, वही कॉन्सेप्ट. नॉमिनल और रियल में क्या कॉन्सेप्ट होता है? नॉमिनल नॉट एडजस्ट द इन्फ्लेशन बट रियल एडजस्ट द इन्फ्लेशन. इट इज द जस्ट अ वेटेज ऑफ द एक्सचेंज रेट बिटवीन द कंट्रीज. जैसे मैंने क्या बोला था कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है. एक बकेट ऑफ करेंसीज में हमने देखते हैं उनका वेटेज कितना है, उससे कंपेयर में हमारा जो एक्सचेंज रेट रहेगा. अगर हमने हमारे कंट्री के इन्फ्लेशन उनके कंट्री के इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए बिना ही अभी कंसिडर करके हमने क्या किया, एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लिया, तो वो नॉमिनल हो गया. जब हमने मुद्रास्फीति महंगाई ये सबको मद्देनजर रखते हुए जब हमने एक्सचेंज रेट चेक किया तो वो हो गया वास्तविक, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ बताता है कि आपकी करेंसी कितने परचेस कर सकती है, क्या उसका एक्सचेंज रेट है. क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नीर एंड व्हाट इज द रीयर. उसमें प्रीलिम्स से 2 नंबर के पूछा है. शायद 2020 नहीं 21 या 20 में आया प्रीलिम्स. 22 ऐसे कुछ का है, लॉकडाउन के आसपास का है, इतना याद है. ठीक, क्लियर. तो अगर कोई और डाउट नहीं है तो यहीं पे रैप अप करते हैं आज के सेशन को. ठीक, थैंक यू.